ये है अगेंस्ट द गॉड्स के सीजन 2 का नॉवल एक्सप्लेनेशन पार्ट 7, जिसमें आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड के लास्ट सीन में देखा था कि वो ग्रैंड एल्डर जो अब तक बिल्कुल चुपचाप बैठा हुआ था, आखिरकार अपनी आंखें खोलता है और बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में कहता है, सु हेंगशान, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि क्लैन मास्टर का सक्सेसर कौन बनता है। अगर तुम ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड के साथ मिलकर काम नहीं करना चाहते तो मैं उसमें भी रुकावट नहीं बनूंगा। लेकिन आज क्लैन के सबसे बड़े ट्रेजर की चाबी जरूर निकाली जाएगी। ग्रैंड वैक क्लैन के ग्रैंड एल्डर की बात का असर अलग ही लेवल का होता है। सु हेंगशान के चेहरे का रंग तुरंत बदल जाता है, लेकिन बिना सोच विचार के वो सीधा बोलता है, ये तो कभी नहीं होगा। माहौल और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। ग्रैंड वेक क्लैन के डिसाइपल्स तेज रफ्तार से वहां इकट्ठा होने लगते हैं और भीड़ और भी बढ़ने लगती है। अगर सिर्फ उनका सामना ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड से होता तो क्लैन के लोग एकजुट होकर लड़ लेते, लेकिन यहां तो ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड सिर्फ तमाशा देख रहा है। जो असली झगड़ा हो रहा है वो तो ग्रैंड वेक क्लैन के खुद के लोगों के बीच है। सिर्फ फर्क इतना है कि दूसरी तरफ वाले लोग अब स्ट्रॉन्ग होल्ड का हिस्सा बन गए हैं। युनचे को फाइनली सब कुछ साफ साफ समझ में आ जाता है। अब आगे युनचे को यह सुनने का मौका नहीं मिला कि यह क्लैन का वैल्यूएबल ट्रेजर आखिर है क्या, मगर जिस तरह सब लोग इसकी इंपॉर्टेंस को लेकर लड़ रहे थे उससे लग रहा था कि कुछ कमाल का ही होगा। शायद यह वाकई एक सेक्रेड ऑब्जेक्ट लेवल का आइटम था, जैसे एम्परर अवेकनिंग हार्ट लोटस, क्योंकि यह क्लैन का ट्रेजर इतना कीमती था कि ग्रैंड वेक क्लैन के लिए यह सबवेक कंट्री के एजर क्लाउड कॉन्टिनेंट में एक टॉप सेक्ट बनने की उम्मीद बन सकता था। इसलिए किस पे यह ट्रेजर इस्तेमाल करना है, इस फैसले की इंपॉर्टेंस सबसे ऊपर थी। अगर इसको किसी नॉर्मल डिसाइपल पे वेस्ट कर दिया तो ऑब्वियसली एकदम बर्बाद हो जाता। इसलिए इतनी ज्यादा सतर्कता रखी गई थी कि अब तक ये ट्रेजर किसी पे इस्तेमाल नहीं किया गया, बस उसे छुपाकर एक अनजनी जगह पे रख दिया गया। ऊपर से वो जगह सिर्फ एक स्पेशल चाबी से ही खुल सकती थी, और वो चाबी हमेशा नेक्स्ट क्लैन मास्टर के पास रहती थी। इस जनरेशन में वो चाबी सु हेंगशन के पास थी। सु हेंगयुए बहुत ही एम्बिशियस आदमी था। उसने बचपन से ही क्लैन के इस वैल्यूएबल ट्रेजर को चाहने लगा था, लेकिन उसकी एप्टीट्यूड अच्छी होने के बावजूद कुछ खास नहीं थी। फिर भी उसने ग्रैंड वेक क्लैन में अच्छी खासी रेप्यूटेशन बना ली, सालों से काफी लोगों को मिलाकर, और ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड से मिलकर आज वो यहां था। जिन एल्डर्स की सोच उसके जैसी थी वो नेचुरली उसकी तरफ हो लिए। अभी सु हेंगयुए इसीलिए सु हेंगशन पे दबाव डाल रहा था कि वो ट्रेजर की चाबी दे दे, चाहे इस वजह से सु हेंगशन उसकी दुश्मनी ले ले या ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड की पावर इस्तेमाल में ले आए। सब कुछ उसके बेटे सु हाओयू की वजह से था। इस साल सु हाओयू पूरा 20 साल का हो गया था और उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन ऑलरेडी स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म के 8वें लेवल पे थी। ग्रैंड वेक क्लैन की हिस्ट्री में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। सु हेंगयुए को पूरा यकीन था कि उसके बेटे के नेचुरल टैलेंट की वजह से वो ट्रेजर पूरा हक से इस्तेमाल कर सकता है। उसने बार बार ये बात सु हेंगशन से कही और क्लैन के लोगों को भी उस पर प्रेशर डालने को बोला, पर सु हेंगशन ने कभी नहीं माना। चाहे सु हाओयू का टैलेंट कमाल का था, फिर भी वो उन दुनिया को हैरान करने का लेवल नहीं था जो उनके एंसेस्टर्स ने कहा था। और वैसे भी सु हेंगयुए हमेशा एम्बिशियस था। अगर ट्रेजर सु हाओयू को मिल जाता तो पूरा क्लैन का कंट्रोल उसी के ब्लड लाइन में चला जाता। अपने खुदगर्ज इरादों के चक्कर में वो क्लैन की इंपॉर्टेंस को गिरा रहा था और ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड कर रहा था। अगर ग्रैंड वेक क्लैन उसके हाथ में चला जाता तो पूरा फ्यूचर ही खतरे में पड़ जाता। सु हेंगयू कहता है, सु हेंगशान, अगर तू पहले ही क्लैन का ये वैल्यूएबल ट्रेजर ले आता तो मेरा बेटा हाओयू अब तक बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका होता और 10 ही साल में हमारी ग्रैंड वेक क्लैन उस ऊंचाई पे होती जिसका हम सपना भी नहीं देख सकते। हम जानते हैं तू क्या सोच रहा है। तू मेरे बेटे की नेचुरल टैलेंट से जेलस है और खुद ये ट्रेजर इस्तेमाल करना चाहता है। लोगों का सेल्फिश या जेलस होना कॉमन है, पर पूरा क्लैन को अपने साथ ले जाएगा तो हम कभी ये नहीं मानेंगे। सु हाओरन गुस्से से चिल्लाता है, बकवास, सीधा सीधा तू ही सेल्फिश है। ट्रेजर पाने के लिए उल्टा हम पर ही इल्जाम लगा रहा है। थोड़ा तो शर्म कर। सु हेंगयुए ठंडे लहजे में बोलता है, अरे भाई, एल्डर का बोलना पूरा नहीं हुआ और तेरा बेटा पहले से ही अपना आपा खो बैठा। तो क्या क्लैन मास्टर का अपना बेटा मेरे हाओयू से ज्यादा क्वालिफाइड है ट्रेजर इस्तेमाल करने का? ठीक है, अगर तू मेरे हाओयू को हरा दे तो नेचुरली वो क्वालिफिकेशन तुम्हारे पास होगा। हाओयू, जा अपने भाई हाओरन से फ्रेंडली फाइट करके आ। हाओयू बोलता है, जी पिताजी। सु हाओयू, उम्र लगभग 20 साल, सफेद कपड़ों में सु हेंगशन के पीछे से निकलता है। उसके चेहरे पर शांति थी, पर आंखों में पूरा गर्व था। वो बोलता है, भाई हाओरन, जितना मर्जी बोल ले,
कुछ नहीं होने वाला। अगर तू मुझे हरा दे तो मेरे पास कोई वजह नहीं रहेगी कि ट्रेजर मांगूं, और इस मुद्दे पर क्लैन मास्टर से कभी विवाद नहीं होगा। तो फिर चलो इसे शुरू करते हैं। सू हाउरन कहता है, तू। सू हाउरन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, पर वो आगे नहीं बढ़ा। चाहे सू हाओयू आधा साल छोटा है, उसके पास प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन ऑलरेडी स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म का 8वां लेवल है। सू हाउरन उसके आगे टिक नहीं पाएगा। अगर सच में लड़ाई होती तो रिजल्ट वही होता। सू हाउरन जबरदस्ती दबा दिया जाता, पूरा शर्मिंदा हो जाता। सू हेंगशन गुस्से में अपना सीना फुलाता है, फिर जोर का सांस छोड़ता है। सू हाओयू मजाक उड़ाते हुए बोलता है, क्या हुआ भाई, हाउरन डर रहा है? अरे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बस फ्रेंडली फाइट ही तो कर रहे हैं। मैं तुझे ज्यादा चोट नहीं पहुंचाऊंगा। वैसे भी अगर तू मुझे हरा दे तो तुझे तो वही मिलेगा जो चाहता है ना? तभी एक ओल्ड आवाज गूंजती है, बस करो, अब और बहस मत करो। कुर्सी पर बैठा ग्रैंड एल्डर सुवंजी अपनी आंखें खोलता है। धीरे मगर जबरदस्त टोन में कहता है, इस मामले में सू हेंग्युए थोड़ा गलत जरूर है, लेकिन यह बस गलत फहमी है। सू हेंगशान, हमारे एंसेस्टर्स ने कहा था कि तभी ट्रेजर इस्तेमाल करना जब कोई वर्ल्ड शेकिंग डिसाइपल आए। पर वर्ल्ड शेकिंग का मतलब क्या है? यह फिक्स थोड़ी है। हाओयू एक सेंचुरी में एक ही आने वाला जीनियस है। 20 साल की उम्र में स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म के 8वें लेवल पे है। सबवे कंट्री में वो वाकई वर्ल्ड शेकिंग है। मुझे लगता है वो ट्रेजर इस्तेमाल करने के पूरा लायक है। मैं गारंटी देता हूं कि अगली सेंचुरी तक कोई हाओयू से बड़ा टैलेंटेड डिसाइपल ग्रैंडवे क्लैन में नहीं आएगा। वैसे सुवंजी पूरा सू हेंग्यू की साइड था, मगर उसके पॉइंट्स लॉजिकल थे। वह सू हेंगशन को देखते हुए क्वाइटली बोलता है, इस साल सू हाओयू 20 साल का हो गया है। वो अब छोटा नहीं है, और अगर वो और बड़ा हो गया तो ट्रेजर की इफेक्टिवनेस भी कम हो जाएगी। तेरे चक्कर में अगर ये ट्रेजर हमारे क्लैन में सील्ड ही रह गया और कभी इस्तेमाल नहीं हुआ तो क्या फायदा? अगर किसी दिन क्लैन खत्म हो गया और तब ट्रेजर इस्तेमाल किया, तब तो कुछ नहीं बचेगा। जितना ज्यादा सू हेंगशन वहम करता, उतना ज्यादा उसके चेहरे पे टेंशन बढ़ जाता। अगर सू हेंग्युए सच में ईमानदार होता और सू हाओयू अच्छा इंसान, तो शायद और ज्यादा लोग रिकमेंड करते, तो सू हेंगशन इतना रेजिस्ट नहीं करता। क्योंकि सू हेंग्युए के इरादे सेल्फिश थे। यह मैटर बिल्कुल ऐसा था जिसमें समझौता नहीं किया जा सकता था। वो क्लैन को अपनी तरफ कर ले, ये अलग बात थी, मगर ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड की ताकत से दबाव डालना बेसिकली क्लैन की पीठ में छुरा था। ऐसे लालची और बेशर्म लोगों को चाहे जान दे देनी पड़े, पर ट्रेजर कभी नहीं दिया जा सकता। सुवंजी आंखें आंखें छोटा करके आगे कहता है, सू हेंगशन, ऐसे कर, अगर तू किसी ऐसे डिसाइपल को ढूंढ ले जो 20 साल से छोटा हो और सू हाओयू को हरा सकता हो, तो फिर सू हेंग्युए कभी ट्रेजर की बात नहीं करेगा। तुरंत सू हेंग्युए और उसकी ग्रुप के लोग हंसने लगते हैं। सू हेंग्युए सबके सामने जोर से कहता है, बहुत बढ़िया, अगर ग्रैंडवे क्लैन में 20 साल से छोटा कोई सू हाओयू को हरा दे तो मैं तुरंत यहां से चला जाऊंगा, कभी ट्रेजर की बात नहीं करूंगा, और आज की सब बदतमीजी के लिए क्लैन मास्टर से माफी मांगूंगा। पर अगर कोई नहीं हरा पाया तो? सुवंजी धीरे से बोलता है, तो फिर सू हेंगशान, तुम्हें ट्रेजर की चाबी सू हाओयू को दे देनी होगी। किसी को भी नहीं लगता कि यह मैटर और लंबा खींचा जाए या इस पर झगड़ा हो। सू हेंगशन अपने दोनों हाथ टाइट कर लेता है और उंगलियां आवाज करने लगती हैं। तभी एक एरोगेंट जबान आदमी की आवाज साइड से सुनाई देती है। वो युनचे था जो हंस के बोलता है, अच्छा आइडिया, वाकई कमाल का आइडिया। ग्रैंड एल्डर की सोच भी दमदार है। मैं तो अपने दोनों हाथ उठा के हां बोलता हूं। युनचे के चेहरे पर स्माइल है। वह धीरे धीरे आता है और उसके हाथ में घबराई सुलिंगर युनचे के पीछे चिपकी हुई है। जब युनचे को और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो ड्रैगन पर्चिंग पवेलियन से निकल आया। तभी उसने एक पेड़ के पीछे छुपी सुलिंगर को देख लिया। युनचे को देखते ही सुलिंगर छोटे छोटे कदमों में भाग के आई और जल्दी से बोली, बिग ब्रदर युनचे, पापा ने बोला है वहां मत जाना, बहुत डेंजर है वहां। युनचे हंस के बोलता है, चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। लिंगर, तू यहीं रुक, कुछ भी हो जाए वहां मत आना। जैसे ही ये मैटर निपट जाए मैं तेरे साथ खेलूंगा। युनचे ने बोलना खत्म किया, फिर आगे चला। एक कदम बढ़ाया, फिर रुक के सुलिंगर से बोला, लिंगर, तू यकीन करती है कि मैं तुझे प्रोटेक्ट कर सकता हूं? युनचे को देख के सुलिंगर बिना सोचे जोर जोर से सिर हिलाकर बोली, हां। युनचे फिर बोलता है, तो चल साथ चल, जब तक तू मेरे साथ है तुझको कोई कुछ नहीं कर सकता। उसने लिंगर का हाथ पकड़ा। युनचे का मानना था सबसे ज्यादा सुरक्षित जगह लिंगर के लिए वही है, उसके पास। कहीं और वो परेशान रहेगा।
जब युनचे अपनी एरोगेंट आवाज लेकर कॉन्फ्रेंस हाल पर आया तो सबकी अटेंशन उस पर थी। सू हेंगशन शॉक हो गया, घबराहट से बोलता है, लिटिल ब्रदर युन और लिंगर, तुम दोनों यहां कैसे आ गए? जल्दी यहां से चले जाओ, यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अगर युनचे को ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड ने पहचान लिया कि उसने उनका प्लान बर्बाद किया है तो उसकी मुसीबत बढ़ सकती थी। सुलिंगर तो और भी डेंजर में आ सकती थी। इतनी सिंपल बात बोलकर सू हेंगशन को पूरा गुस्सा ठंडा हो गया था और अब बच्चों को रोकना चाहता था। यह जगह वाकई उनके लिए नहीं थी। सुलिंगर प्यारी सी स्माइल कहती है, पापा मैं नहीं डरती, मैं पापा को चीयर करने आई हूं। पर वो युनचे को और जोर से पकड़ के खड़ी है। युनचे बोलता है, मैंने ही लिंगर को यहां लाने की जिद की क्योंकि उसके बिना मैं चैन से नहीं रह पाता। सीनियर सू, आप प्लीज निश्चिंत रहिए, मैं मर भी गया तो भी लिंगर को एक बाल भी छू नहीं सकता कोई भी। सू हेंगशन युनचे की आंखों में देखता है। इस आदमी की बातों में वो सच्चाई थी कि उसने जिंदगी भर किसी में नहीं देखी। मैं मर भी गया तो भी लिंगर को एक बाल भी नहीं आने दूंगा। यह सिर्फ डायलॉग नहीं था, यह उसकी विल और सोल से निकल रहा था। युनचे की आंखों में जो डिटर्मिनेशन था उसने सू हेंगशान को पूरा कन्विंस कर दिया कि लिंगर को बचाने के लिए चाहे उससे कुछ भी करना पड़े वो करेगा। फिर युनचे सुलिंगर का हाथ पकड़ता है, वो फीलिंग जैसे पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट कर रहा हो। सुलिंगर भी युनचे को कसकर पकड़कर खड़ी है। अपने पापा के सामने होते हुए भी वो युनचे के पीछे ही खड़ी है। आंखों में चिंता थी पर कोई डर नहीं, जैसे जब तक वो युनचे के साथ जुड़ी हुई है उसे डरने की जरूरत ही नहीं है। युनचे और सुलिंगर की तो आज ही मुलाकात हुई थी। सू हेंगशन समझ नहीं पा रहा था कि इन दोनों के बीच इतना गहरा लगाव कैसे हो गया। शायद 10 साल साथ रहे लोग भी ऐसी प्योर डिपेंडेंस और प्रोटेक्शन नहीं दे सकते। जब युनचे वहां आता है, ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड के एक आदमी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह तुरंत आगे बढ़कर धीरे से हाइमू चिंग्या के कान में बोलता है, होल्ड मास्टर, ये वही लड़का है जिसने तब हमारे प्लान्स को बर्बाद किया था जब हम सू हेंगशान की बेटी को ले जाने वाले थे। हाइमू चिंग्या अपनी नजर युनचे पर डालता है। अचानक वह उस आदमी को जोर से थप्पड़ मार देता है। बोलता है, एक नंबर के निकम्मे हो तुम सब। तुम लोग एक ऐसे बंदे से जो अभी स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म में ही एंट्री किया है बेइज्जत हो गए तो तुम लोग रखने का क्या मतलब है? ब्लैकवुड स्ट्रॉन्गहोल्ड का डिसाइपल, जिसका चेहरा थप्पड़ से लाल हो गया था, चुपके से पीछे हट जाता है और एक शब्द भी नहीं बोलता। हाइमू चिंग्या गुस्से से युनचे को घूरता है और फिर सू हेंग्यू से धीरे से बोलता है, ब्रदर हेंग्युए, यही वही बच्चा है जिसने हमारा प्लान बिगाड़ दिया था तब जब हम उस छोटी लड़की को ले जाने वाले थे। बड़ा प्लान बिगाड़ दिया इसने। अगर वो लड़की अभी हमारे पास होती तो इतना झंझट होता ही नहीं। सू हेंग्युए युनचे को देखते ही उसकी आंखें काली पड़ जाती हैं और वह ठंडी हंसी के साथ बोलता है, ये है वो। और मैं सोच रहा था कि इस लड़के को ढूंढूंगा कहां, पर वह खुद ही आ गया अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने। सू हेंग्युए सू हाओयू को साउंड ट्रांसमिट करता है, हाओयू, कोई बहाना ढूंढो और इस बच्चे को अच्छा सबक सिखाओ। अगर तुम्हारा हाथ फिसल भी जाए और गलती से मार भी डालो तो भी फर्क नहीं पड़ता। सू हाओयू तुरंत तैयार हो जाता है। वह युनचे की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन को देखकर चेहरे पर थोड़ा हकारत दिखाता है। वह एक कदम आगे बढ़कर बोलता है, यह कौन सा जंगली बच्चा आ गया? तुम तो ग्रैंड वेक क्लैन के भी नहीं लगते। यहां पे हम ग्रैंड वेक क्लैन की इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं। यह जगह तुम जैसे अनपढ़ और जंगली के लिए नहीं है। सीधा निकल लो, वरना यह यंग मास्टर तुम्हें खुद निकाल देगा। जैसे ही सू हाओयू ये बोलता है, माहौल थोड़ा बदल जाता है। सबको समझ आ गया कि सू हाओयू ने जानबूझकर युनचे को गुस्सा दिलाने के लिए ऐसी बातें बोली हैं। लग रहा था पहले से कोई दुश्मनी है, लेकिन युनचे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। वह सू हाओयू को ऊपर से नीचे तक देखता है, फिर सिर हिलाता है और थोड़ा निराश लगता है। अगले पल ऐसे देखता है जैसे कोई बाजार में बैल देख रहा हो। थोड़ा स्टाइल में अपनी बिना बालों वाली दाढ़ी को सहलाते हुए बोलता है, तो तुम हो सू हाओयू, ग्रैंड वेक क्लैन का सबसे टैलेंटेड बोला जाने वाला। चेहरा तुम्हारा ठीक है, पर मेरे सामने तो कुछ भी नहीं, लेकिन देखने लायक हो। पर एक दिक्कत है, तुम्हारा मुंह बहुत बदबू करता है, इतना कि उल्टी आ जाए। सू हाओयू जोर से हंस पड़ता है और बोलता है, और मैं सोच रहा था कि तुम जैसे जंगली यहां क्या करने आए हो, तो तुम तो यहां मारने आए हो। युनचे अपनी उंगली हिलाते हुए बोलता है, नहीं नहीं नहीं, मैंने सिर्फ सुना कि तुम ग्रैंड वेक क्लैन के सो कॉल्ड जीनियस हो, तो देखने आ गया कि तुम इंसान हो या कुत्ता। और साथ में युनचे अपना राइट हाथ घुमाता है और बोलता है, मैं तुमसे नंबर 1 जीनियस से फ्रेंडली फाइट करने आया हूं। युनचे की बात सुनकर कुछ लोग हंस पड़ते हैं। सबको पता है
सू हाओयू की प्रोफाउंड स्ट्रेंथ कल्टीवेशन 8th लेवल स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म है। ग्रैंड वेक क्लैन में या रिवर ईस्ट में भी 20 की उम्र में उसकी कोई बराबरी नहीं, और यूनचे सिर्फ 1st लेवल स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म का है, फिर भी इतनी बड़ी बात बोल दी। यूनचे भी सिर्फ 17 या 18 का लगता है, और इस उम्र में स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म कल्टीवेशन लेवल काफी अच्छा है। लेकिन सू हाओयू के सामने कुछ भी नहीं। काफी लोग यूनचे को एक इडियट की तरह देख रहे हैं। सू हेंग्युए और हेमू चिंग्या एक साथ कोल्डी हंस पड़ते हैं। हे, काफी हिम्मत है। सू हेंगशन का मन थोड़ा घबरा जाता है और वह यूनचे को रोकने वाला था, लेकिन फिर रुक जाता है। वह यूनचे को ध्यान से देखता है और कुछ नहीं बोलता। चाहे उनकी मुलाकात अभी अभी हुई हो, लेकिन इस लड़के में एक मैच्योरिटी है, बेवकूफ नहीं लगता। शायद इसके ऐसे करने का कोई खास वजह हो। वैसे भी सू हाओयू ने गुस्सा दिलाकर यूनचे को लड़ाई में उकसाना था और फिर मौका मिलते ही अच्छा सबक सिखाना था, मगर यह सोचा नहीं था कि यूनचे ऐसे 2 मिनट में फाइट के लिए तैयार हो जाएगा। सू हाओयू मन ही मन हंस पड़ता है। अपने हाथ सीना पर बांधकर बोलता है, तेरे जैसे की औकात है मुझसे लड़ने की? अभी कुछ ज्यादा सपने देख रहा है। यूनचे जोर से हंस के बोलता है, हा, मैंने बैल को बकवास करते देखा है, पर आज कीड़े को हवा में उड़ते देख रहा हूं, और यह हवा तो बड़ी बदबू वाली है भाई, सांस लेना मुश्किल है। सू हाओयू गुस्से में आकर चिल्लाता है, तू अपनी मौत बुला रहा है। यूनचे अभी भी शांत है, लेकिन सू हाओयू तो पूरा आग बबूला होकर अपनी तलवार निकल लेता है, चिल्लाता है, अपना हथियार निकाल और लड़ मुझसे। यूनचे सू लिंगर का हाथ छोड़ देता है और उसे धीरे से सू हेंगशन के पास भेजता है। उसने अभी तक अपना हथियार नहीं निकाला, 2 हाथ मजे से हिलाता है और बोलता है, मैं तुमसे फ्रेंडली फाइट करने आया हूं, यही तुम्हारे लिए काफी इज्जत की बात है। तुम फिर भी चाहते हो मैं अपना हथियार निकालूं? तुम्हारी औकात अभी इतनी नहीं हुई। इस बात की सुनकर काफी लोगों की हंसी छूट जाती है। सू हाओरन मन ही मन सोचता है, कितना बड़ा बेवकूफ है ये, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। और फिर उसे याद आता है सिया किंग्यू, जो फेरी जैसी खूबसूरत है। उसका दिल थोड़ा हिल जाता है। साथ ही गुस्से में बोलता है, इतनी खूबसूरत लड़की और ये बेवकूफ उसका पति, क्या किस्मत है। सू हाओयू को लगता है जैसे वो अपनी औकात गिरा रहा हो। इस लड़के के साथ खड़े होकर वो जोर से चिल्लाता है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, अब मरने के लिए तैयार हो जा। सू हाओयू अपनी लॉन्ग सोर्ड से अटैक करता है। उसकी प्रोफाउंड एनर्जी चारों तरफ फैल जाती है। सोर्ड की तेज ऑरा से आसपास की हवा हिल जाती है। स्पेशल रिपल्स दिखाई देने लगते हैं। सीन पे कुछ एल्डर्स भी सिर हिलाकर इस सोर्ड की पावर की तारीफ करते हैं। यूनचे की आंख का कोना थोड़ा ऊपर चला जाता है। उसका दायां हाथ ऐसे ही कैजुअली निकलता है और सू हाओयू की तलवार की तरफ बढ़ जाता है। यह देखकर कुछ लोग हैरान होकर बोल पड़ते हैं, अरे बाप रे, यह लड़का सच में अपनी मौत बुला रहा है। हाथ से सू हाओयू की सोर्ड रोकेगा? अपना हाथ गवाएगा क्या? सिर्फ पहले लेवल स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म का है, 10वें लेवल का भी होता तो भी हाथ कटवा लेता। सू हेंगशन, जो पहले ही परेशान था, चिल्लाता है, लिटिल ब्रदर संभल के। लेकिन यूनचे का हाथ सोर्ड से आधा फुट दूर ही है। वह कुछ नहीं कर सकता, बस देख रहा है कि क्या होने वाला है। फू! एक हल्की सी आवाज के साथ यूनचे ने अपने दाएं हाथ से सू हाओयू की सोर्ड को पकड़ लिया और सोर्ड 1 इंच भी हिल नहीं पाई। उसके आसपास जो प्रोफाउंड एनर्जी थी तुरंत ही खत्म हो गई। सू हाओयू अभी कुछ समझ भी नहीं पाता। उसके पहले ही यूनचे का हाथ बिजली की तरह हिलता है। एक कड़क पंच सीधा उस सोर्ड के ब्लेड पर पड़ता है। यूनचे के हाथ की ताकत किसी मॉन्स्टर से कम नहीं थी। इस एक पंच से ही सू हाओयू के अंगूठे और पहली उंगली में फासला आ गया और उसका सोर्ड हाथों से छूट गया। सोर्ड हवा में उड़ता जाता है और आसमान में टुकड़े टुकड़े हो जाता है। क्या यह एक ऐसा सीन था जो किसी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। सबके चेहरे पे सफेदी छा गई। सू हेंगशान, सू हेंग्युए, हेमू चिंग्या और ग्रैंड एल्डर तक सब बिल्कुल शॉक में थे। सू हाओयू 2 कदम पीछे हिला। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। दायां हाथ खून से भरा हुआ था। इस अचानक हुए अटैक से उसका दिमाग हिल गया। वह अभी रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि यूनचे की बॉडी उसके बिल्कुल सामने आ गई। ठंडा सा चेहरा उसकी आंखों के सामने दिखा और एक सॉलिड पंच से उसके सीने पे जोरदार वार हुआ। क्रंच की एक भयानक आवाज के साथ सू हाओयू का पूरा छाती अंदर धंस गया। उसकी हड्डियां टूट गईं और वह ऐसे लौटकर गिरा जैसे कोई घूमता हुआ कद्दू हो। पीछे छूटी हुई खून की एक लंबी लाइन जमीन पर छोड़ी।
सू हेंग्युए जोर से चिल्लाता है, हाउ यू। उसकी आत्मा जैसे उसके शरीर से निकल गई। वह तुरंत भागकर सू हाओयू के पास पहुंच गया। वहीं एक मिडिल एज्ड आदमी जिसका नाम ली युंजी था झट से आगे आया और यूनचे के छाती की तरफ सोर्ड लेकर बढ़ गया और बोला, तुमने मेरे यंग मास्टर पे हाथ उठाया, अब अपनी मौत का सामना करो। ग्रैंड वे क्लैन के सो कॉल्ड नंबर 1 जीनियस सू हाओयू, जिसका सोर्ड यूनचे ने बिना वेपन के रोक दिया, अब एक ही पल में बुरी तरह से चोट खाकर गिर चुका था। यह सीन देखकर सू हेंगशन शॉक में तो था ही, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी भी महसूस कर रहा था। लेकिन जैसे ही उसने ली युंजी को यूनचे पे अटैक करते देखा, वह तुरंत उछलकर आगे बढ़ा, जोर से चिल्लाता है, ली युंजी, हिम्मत कैसे हुई, लिटिल ब्रदर यून, संभल के। एक अर्थ प्रोफाउंड रेल्म का प्रेशर यूनचे की तरफ आता है। इस बार यूनचे इसे हल्का नहीं लेता। अपने दोनों हाथों से ड्रैगन फॉल्ट हैवी सोर्ड निकाल लेता है, बिना देखे ही बर्निंग हार्ट एक्टिवेट करता है और सीधा फॉलिंग मून सिंकिंग स्टार स्लैश से अटैक करता है। बैंग! इतनी जोर की धमक होती है कि सबके कान के पर्दे गूंजने लगते हैं। यूनचे जब स्पिरिट प्रोफाउंड रेल्म के पहले लेवल में गया, उस वक्त बर्निंग हार्ट मोड में उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मली अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के मिड स्टेज कल्टीवेटर्स के बराबर होती है। तो फिर ली युंजी, जो सिर्फ दूसरे लेवल अर्थ प्रोफाउंड रेल्म का है, वह कैसे रोक पाता? जोहर की आवाज के साथ ली युंजी हवा में उड़ा दिया जाता है, जैसे कोई पतंग जिसका डोर कट गया हो। गिरते ही उसे अपनी तलवार का सहारा लेना पड़ता है, नीचे घुटनों पे गिरता है और मुंह से खून का तूफान निकलता है। उस एक सोर्ड स्ट्राइक से ऐसा लग रहा था जैसे उसके सारे अंदर के ऑर्गन्स चीर दिए गए हों। सू हेंगशान, जो पहले यूनचे को बचाने के लिए आया था, वहीं रुक जाता है। उसके सामने अब यूनचे खड़ा है, उसके हाथों में वो भारी सी तलवार, उसकी आंखों में बस हैरानी है। मौके पर सबकी नजर यूनचे पर टिक जाती है, दिल खौफ से भरा हुआ, आंखें हैरानी से। ये लड़का जो सिर्फ 17-18 साल का दिखने वाला है, ने न सिर्फ सू हाओयू को पल भर में हरा दिया, बल्कि अर्थ प्रोफाउंड रेल्म के लियुंजी को भी एक ही वार में खून थूकने पर मजबूर करवा दिया। अपनी आंखों से देखने के बावजूद भी लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे। सुलिंगर दोनों हाथों से अपना छोटा सा चेहरा पकड़ लेती है। उसकी आंखों में इतने तारे हैं जितने साफ रात के आसमान में भी नहीं होते। वो जोर जोर से कहती है, वाह! बिग ब्रदर यूनचे कितने ज्यादा जबरदस्त हैं। बिग ब्रदर यूनचे इतने हैंडसमनेस से भरपूर हैं। एक भारी सी आवाज के साथ यूनचे ने ड्रैगन फॉल्ट को जमीन में गाड़ दिया। उसने लियुंजी की तरफ देखा, आंखों में ठंडी सी चमक के साथ। बोलता है, क्लैन मास्टर सू ने कहा था कि तुम्हारी जान पिछले क्लैन मास्टर ने बचाई थी, फिर भी तुम उनकी लेगेसी से गद्दारी करते हो, उनके वंशजों को दबाने में मदद करते हो। है, एक कुत्ता भी वफादार होता है। तुम तो उससे भी घटिया निकले। जो एक सोर्ड स्ट्राइक मैंने तुम पे मारा, अब लग रहा है मैंने अपना हाथ ही गंदा कर दिया। जब भी यूनचे किसी को डांटता है, उसके अल्फाज चाकू जैसे दर्द देते हैं। ये लाइन सुनते ही ली युंजी, जो पहले ही इंजर्ड था, उसका चेहरा सफेद पड़ गया, आंखें गोल हो गईं और वह वहीं बेहोश होकर गिर गया। सू हेंग्युए ने घबराकर सू हाओयू के मुंह में एक ही बार में 10 मेडिसिनल पिल्स डाल दिए और लगातार प्रोफाउंड एनर्जी उसके शरीर के अंदर डालता रहा ताकि मेडिसिन का इफेक्ट फैल सके और चोट स्टेबल हो। उसके बाद वह यूनचे की तरफ मुड़ता है, आंखें खून से भरे तीर बन गई हों, जैसे वो बोलता है, तुझे तो मैं जिंदा जला दूंगा। मेरे बेटे को हाथ लगाने की क्या जरूरत थी तेरे में? यूनचे बोलता है, तेरा बेटा ही काबिल नहीं था और मैंने तो मेहरबानी करके उससे थोड़ा ट्रेनिंग दिया। मुझे तो धन्यवाद बोलना चाहिए और ये उल्टा बकवास कर रहा है। मैं हैरान हूं, इतने लोगों के सामने ये उलटी सीधी बातें बोलने का कॉन्फिडेंस लाता कहां से है तू? अपने बेटे की नालायकी क्यों नहीं मानता? ये जो तुम लोग जीनियस जीनियस चिल्लाते हो, ये तो बस एक मजाक निकला। तू? सू हेंग्युए की आंखें गोल हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे अभी उसके फेफड़े फट पड़ेंगे। अगर सू हाओयू की इंजरीज स्टेबल करने के लिए उसे प्रोफाउंड एनर्जी देनी न पड़ती, तो अब तक यूनचे पे अटैक कर चुका होता। यूनचे ने सू हेंग्युए की बकवास को इग्नोर किया और अपनी नजर ग्रैंड एल्डर सू वंगजी की तरफ घुमा देता है, जिसका चेहरा अब बिल्कुल डार्क पड़ गया था। वो बोलता है, ये बात तो, ओह ग्रैंड एल्डर, थोड़ी देर पहले आपने कहा था ना, अगर ग्रैंड वेक क्लैन का कोई भी डिसाइपल जो 20 साल से छोटा हो सू हाओयू को हरा देता है, तो क्लैन मास्टर सू अपनी मर्जी से क्लैन ट्रेजर का फैसला ले सकता है। यह साफ साफ सबके सामने बोला गया था और सू हेंग्यू ने भी उस बात को एक्सेप्ट किया था। अब तो आप उस बात से मुकरेंगे नहीं, है ना? सू वंगजी ठंडे गुस्से से हम्फ करते हुए बोलता है,
जो मैं कहता हूं उस पर मैं बना रहता हूं। लेकिन तू ग्रैंड वेक क्लैन का डिसाइपल नहीं है। अभी अगर तू हमारे क्लैन में शामिल भी हो जाए तो भी उसका कुछ फायदा नहीं। ग्रैंड वेक के क्लैन ने कभी किसी आउटसाइडर को डिसाइपल नहीं बनाया, और ली युंजी तो आधा नौकर था बस। युनचे मुस्कुराते हुए कहता है, हे, लग रहा है ग्रैंड एल्डर को सब पता नहीं। क्लैन मास्टर सू ने पहले ही अपनी बेटी सुलिंगर के साथ मेरी सगाई कर दी है, तो मैं तो अब उनका दामाद हूं। तो बताइए ग्रैंड एल्डर, क्या मैं अब ग्रैंड वेक क्लैन का हिस्सा नहीं हूं? युनचे के शब्दों ने अचानक सबको आंखें फाड़ने में मजबूर कर दिया और शॉक में डाल दिया। हर तरफ से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी, और कई लोग बार बार अपना सिर हिला रहे थे, जैसे वो कहना चाह रहे हो कि उन्हें इस बात के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता। सबके चेहरे अजीबो गरीब एक्सप्रेशन से भरे हुए थे, क्योंकि सुलिंगर अभी भी छोटी ही थी। इस साल बस 10 साल की हुई थी। अगर दोनों लोगों की एंगेजमेंट तब हुई होती जब वो अभी बड़े भी नहीं हुए थे तो फिर भी ठीक था, लेकिन युनचे तो एक जबान लड़का था। ये तो साफ साफ कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही थी। जिस तरीके से हालात सामने थे, कोई भी हो, उन्हें यही लग रहा था कि ये सब बस एक बनाया हुआ बहाना है सू हेंग्युए की एम्बिशंस को रोकने के लिए। सू हेंगशन भी कुछ देर तक हैरान था, लेकिन फिर उसने तुरंत रिएक्ट किया। उसने युनचे की तरफ एक नजर डाली और अपना एक्सप्रेशन बदले बिना बोला, हाँ, युनचे वो नंबर 1 जीनियस है यंगर जनरेशन में, जितने मैंने अब तक देखे हैं। मुझे वो काफी पसंद आया, क्योंकि टैलेंट के हिसाब से वो सू हाओयू से कम 10 गुना बेहतर है। तुम सबने अपनी आंखों से ये देखा है, और इसके अलावा उसने मेरी बेटी की जान भी बचाई है। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मेरी बेटी उससे शादी करेगी। जब मेरी बेटी 16 साल की हो जाएगी तब इन दोनों की शादी होगी। सुलिंगर अपनी इनोसेंट पानी से भरी आंखों को झपकाती है। उसका पूरा चेहरा कंफ्यूजन से भरा हुआ था। आखिर वो इस साल 10 साल की तो हो ही गई थी, कोई 2-3 साल की छोटी बच्ची नहीं थी। उसे पहले से ही शादी का मतलब पता था, चाहे पूरा नहीं समझती थी, लेकिन बेसिक मीनिंग तो जानती थी। उसने पहले अपने फादर की तरफ देखा, फिर युनचे की तरफ। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और वो एकदम कंफ्यूज थी कि क्या सोचना चाहिए। सू हेंग्युए गुस्से से दांत पीसता है और चिल्लाता है, बकवास है ये सब। सू हेंगशन, सबको बेवकूफ मत समझ। ये लड़का तो बस कुछ समय पहले तुम्हारी हेल्प करने आया था। ये शादी वाली बात तो सिर्फ एक बहाना है। अगर वाकई में सच होता तो एक भी आदमी ऐसा नहीं होता जो इस बारे में कुछ न जानता। सू हेंगशन हंस के बोलता है, हे, वो तो बस इसीलिए क्योंकि मैंने अब तक ये पब्लिक में अनाउंस नहीं किया था। क्या मेरी अपनी बेटी की शादी के लिए मुझे सबकी परमिशन लेनी पड़ेगी? फिर वो सबकी तरफ देख के शांति से कहता है, लगता है तुम लोगों को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा। ठीक है, मैं सू हेंगशान अभी सबके सामने अनाउंस करता हूं। उसने युनचे की तरफ देखा और युनचे ने भी उसकी तरफ देखा। सू हेंगशन का एक्सप्रेशन काफी कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन युनचे का चेहरा बिल्कुल शांत था। 2 आदमियों की आंखों की टकरार थी जो एक ही लड़की से बेपनाह मोहब्बत करते थे। इनकी आंखों में जो इमोशंस थे, उनमें से एक में एक बाप का प्यार था और दूसरे में एक ऐसा जज्बा जो किसी का भी दिल हिला दे, एक इमॉर्टल डिटर्मिनेशन। युनचे की आंखों में वो नजर देखकर सू हेंगशन का मन भी शांत हो गया। जो पहले घबराहट थी वो अब एक सुकून भरी फीलिंग में बदल गई। पहले उसका मन युनचे की शॉकिंग पावर से हिला हुआ था। चाहे उसे सू हेंग्युए और उसके बेटे से नफरत थी, लेकिन उसे मानना पड़ा कि सू हाओयू का टैलेंट कमाल का था और ग्रैंड वेक क्लैन में उसका कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन वो सेम जीनियस युनचे के सामने एकदम बर्बाद हो गया, और उसके बाद युनचे ने एक ही स्ट्राइक में ली युनजी को बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर दिया, जो अर्थ प्रोफाउंड रियल्म में था। और ये सब करने वाला बंदा उससे 2 या 3 साल छोटा था। इतनी छोटी उम्र में इतनी जबरदस्त स्ट्रेंथ, ये तो सोच से भी बाहर था। एक लड़का जिसके पास ऐसी पावर है, वो जरूर किसी टॉप नॉच सेक्ट में पैदा हुआ होगा, सब वेक कंट्री के। नहीं, वो सेक्ट तो एज़्योर क्लाउड कॉन्टिनेंट के भी टॉप सेक्ट्स में से होगा। चाहे ग्रैंड वेक क्लैन पूरे सपवेक रिवर के ईस्ट साइड को कंट्रोल करता हो, लेकिन उन्हें पता था कि उनकी यंगर जनरेशन में ऐसा कोई डिसाइपल पैदा ही नहीं हो सकता। वो सेक्ट जिसका युनचे हिस्सा है, उसके सामने तो ग्रैंड वेक क्लैन सिर्फ झुक ही सकता है। इस बात में सू हेंगशन को बिल्कुल भी डाउट नहीं था, और वही बात सभी लोगों के मन में भी चल रही थी। अब बस एक चिंता थी, क्या सुलिंगर उसके लायक है? क्योंकि युनचे तो साफ साफ उसके लिए बेस्ट मैच था। युनचे का लुक एकदम रेयर था। उसकी पर्सनैलिटी और उसकी आंखों का डेप्थ, वो किसी के बस की बात नहीं थी। ये सब तो सेकेंडरी थे सू हेंगशन के लिए,
लेकिन उसका सुलिंगर के लिए जो प्यार और प्रोटेक्शन था वो उसकी सोल से निकल के आता था। वो डिटर्मिनेशन जो उसने पहले दिखाया था उसकी लाइफ प्रोटेक्ट करने के लिए, उसने सू हेंगशन का दिल छू लिया। चाहे वो दोनों बस सुबह मिले हों, लेकिन उस कनेक्शन का फील इतना स्ट्रांग था कि वो खुद भी हैरान था। और एक बाप के लिए क्या चीज ज्यादा सुकून देने वाली होती है उससे, जिसके लिए उसकी बेटी की जिंदगी इतनी इंपॉर्टेंट हो कि अपनी जान तक दे दे। उसी वक्त सुलिंगर भी क्लियरली दिख रही थी कि उसका युनचे पर ट्रस्ट और डिपेंडेंस कुछ ज्यादा ही था। सू हेंगशन को नहीं पता था कि युनचे का रियल नेचर क्या है, लेकिन आज जब वो इजीली अपने आप को अलग रख सकता था इस सब से, उसने बिना हेजिटेशन के अपनी पावर दिखाई और खुद को डेंजर में डाल दिया। ये सिर्फ सू हेंगशन और ग्रैंड वेक क्लैन के लिए एक फेवर नहीं था। उसे लग रहा था कि युनचे का असली रीजन बस लिंगर थी। सिंपल बात यह थी कि अगर उसकी बेटी का फ्यूचर युनचे जैसे बंधे के साथ जाए तो वो अपनी बेटी की लाइफ के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो सकता था। अगर कोई प्रॉब्लम थी तो बस एक, युनचे पहले से ही शादीशुदा था। अगर उसकी बेटी फ्यूचर में युनचे से शादी करती तो सिर्फ एक कॉन्क्यूबाइन बन के रह जाएगी। सू हेंगशन का मन, जो पहले कभी सुलिंगर की शादी के बारे में सोचा भी नहीं था, अब एकदम शांत हो गया था। उसके चेहरे पे एक हल्का सा स्माइल था और वो जोर से बोलता है, आज से मैं फॉर्मली डिक्लेयर करता हूं कि मेरी बेटी सुलिंगर युन क्लान के लड़के युनचे की मंगेतर है। लड़की अभी छोटी है, लेकिन जब वो 16 साल की हो जाएगी तब दोनों की शादी होगी। यहां जितने लोग हैं सब इस बात के गवाह रहेंगे। उसके हर एक शब्द एकदम साफ और सॉलिड थे। किसी को भी उसके बोलने में झूठ या हेजिटेशन का एक भी निशान नहीं मिला। जैसे ही उसने अपना डायलॉग कंप्लीट किया, उसने युनचे की तरफ प्यार भरी नजर से देखा और एक मुस्कान के साथ हल्का सा सिर हिला दिया। वो एक बाप की आंख थी जो अपने होने वाले दामाद को पहली बार जज कर रही थी। वहां पर खड़े सबसे रूथलेस इंसान को भी उस मोमेंट में कोई एक्टिंग नहीं लगी, सब कुछ असली था। युनचे तेजी से आगे बढ़ता है, एक घुटने पे बैठता है और पूरी ईमानदारी से कहता है, दामाद युनचे अपने फादर इन लॉ का आभार करता है उनकी रजामंदी के लिए। सू हेंगशन बोलता है, युनचे तुम्हें यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए। हमारे ग्रैंड वर्क क्लैन की लड़कियां कभी किसी आउटसाइडर से शादी नहीं करती। अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे ग्रैंड वर्क क्लैन का हिस्सा बनना पड़ेगा। युनचे बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिला के कहता है, मुझे पता है, आज से मैं युनचे ग्रैंड वेक क्लैन का डिसाइपल बनता हूं। अब से क्लैन का हर सम्मान और हर अपमान मेरा भी होगा। युनचे अपना सिर उठाता है और सामने खड़ी हैरान सुलिंगर की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान होती है। वो सोचता है, लिंगर, उन दिनों में मैंने तुम्हें एक छोटा सा भी वादा नहीं दिया था। मैंने तुम पर बहुत ज्यादा उधार छोड़ दिया है। ये एक सपने की दुनिया है, लेकिन एक खूबसूरत सपना भी है। इस सपने में मैं तुम्हें सब कुछ देने की कोशिश करूंगा। सू हेंगशन हंसते हुए बोलता है, हा 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 हा, बढ़िया। वो आगे आता है और युनचे को उठाता है। फिर वो युनचे और सुलिंगर को एक साथ खड़ा करता है और सू वंगजी और सू हेंगयुए की तरफ मुड़ के बोलता है, ग्रैंड एल्डर, युनचे अब मेरा दामाद है और ग्रैंड वेक क्लैन का भी दामाद है, तो अब वो नेचुरली हमारे क्लैन का एक सदस्य है। उम्र के हिसाब से वो सू हाओयू से छोटा है, लेकिन टैलेंट के हिसाब से है एल्डर ने तो खुद ही देखा होगा। आपने खुद यह सजेशन दिया था और सबने सुना भी। मुझे यकीन है कि ग्रैंड एल्डर जैसे सीनियर और रिस्पेक्टेड आदमी अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। इसीलिए आज से क्लैन के ट्रेजर से रिलेटेड सारे डिसीजंस का अधिकार मुझे होगा। मुझे लगता है एल्डर को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। सुवंजी का चेहरा एकदम डार्क हो गया और शक्ल पे एक्सट्रीम अगली एक्सप्रेशन आ गया। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसके पहले वाले शब्द सिर्फ सू हेंगयू के लिए रास्ता खोलने के लिए थे। उसने सोचा भी नहीं था कि एक पल में ही वो खुद उस गड्ढे में गिर जाएगा जो उसने दूसरों के लिए खोदा था। सू हेंगशन अपनी भौहों को उठा के पूछता है, सू हेंगयुए, अब कुछ कहना है तुम्हें? सू हेंगयुए करता है। उसका चेहरा बिगड़ चुका था। उसके हाथ जो सू हाओयू के सीने पे रखे थे कांप रहे थे। तभी एक ठंडी और अनप्लेजेंट हंसी गूंजती है। हाइमू चिंग्या, जो अब तक चुपचाप साइड में खड़ा था, धीरे से सू हेंगशन की तरफ आगे बढ़ता है। उसके पीछे ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड के 2 एल्डर्स उसके साथ फॉलो करते हैं। हाइमू चिंग्या तब तक नहीं रुकता जब तक वो सू हेंगशन से सिर्फ 3 कदम दूर नहीं होता। फिर अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है, मैं क्लॉन मास्टर सू को दिल से बधाई देता हूं। आपको एक कमाल का दामाद मिला। न सिर्फ अपनी बेटी की जिंदगी का मसला सुलझा दिया, बल्कि अपने क्लैन के वैल्यूएबल ट्रेजर का भी पूरा मामला हैंडल कर लिया।
सु हेंगशन कड़क अंदाज में बोलता है, हेमू चिंग्या, हमारा ग्रैंड वे के क्लैन का ट्रेजर हमारे क्लैन के भविष्य से जुड़ा हुआ है। वो किसी और का नहीं, सिर्फ हमारा है। अगर तुम फिर से हमारे इंटरनल मैटर्स में बोलने की कोशिश करोगे तो पहले मुझे उस बात का हिसाब चाहिए जो तुमने मेरी बेटी के साथ करने की कोशिश की थी। आज देखते हैं तुम मुझे क्या एक्सप्लेनेशन दोगे। हाइमू चिंग्या अपनी आंखों को आधा बंद करके उनके बीच से एक खतरनाक कोल्ड लाइट चमकती है। वो कहता है, क्लैन मास्टर सू को इतना खुश होने का मौका सिर्फ इसीलिए मिला है क्योंकि उनका यह दामाद अचानक कहीं से आ गया। जब तक तुम्हारे पास यह दामाद है, तुम्हारा नंबर 1 डिसाइपल कभी सू हाओयू नहीं बन सकता। लेकिन सोचो, अगर वो अचानक मर जाए तो। इतना बोलकर हाइमू चिंग्या अचानक एक ब्लैक लाइटनिंग की तरह युनचे की तरफ चार्ज करता है। उसके हाथ में वायलेंट प्रोफाउंड एनर्जी जमा होती है और वो युनचे के सीने की तरफ पंच करता है। सु हेंगशन का एक्सप्रेशन एकदम गुस्से में बदल जाता है। वो चिल्लाता है, चिंग्या, साले बुढ़े, हिम्मत कैसे हुई। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाता, उसे रोकने के लिए हाइमू चिंग्या के पीछे खड़े 2 एल्डर्स उसके सामने आ जाते हैं ताकि उसे रोका जा सके। हाइमू चिंग्या स्काई प्रोफाउंड रेल्म का कल्टीवेटर था। ग्रैंड वेक क्लैन में ऐसे सिर्फ कुछ ही लोग थे जो उसके लेवल का था, और वो पहले से ही इतना पास था कि किसी एल्डर को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। सब लोग सिर्फ मजबूरन बस देखते रह गए जैसे हाइमू चिंग्या सीधा युनचे पे चार्ज करता है। हाइमू चिंग्या बहुत ही घटिया इंसान था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो इतना नीचे गिर जाएगा। अपने होल्ड मास्टर की पहचान के बावजूद सबके सामने एक जूनियर पे चुपके से अटैक करेगा। लेकिन जब हेमू चिंग्या सु हेंगशन से बात कर रहा था, युनचे ने सुलिंगर को अपने पीछे कर दिया था और अपनी सेंसेस को एक्टिव कर लिया था। शायद सु हेंगशन को वो किलिंग इंटेंट महसूस नहीं हुआ, लेकिन युनचे को हो गया था। उसे पहले ही लग गया था कि हेमू उसे एक ही स्ट्राइक में मारना चाहता है। जैसे ही वो चार्ज करता है, युनचे अपने भौहों को झुकाता है और बर्निंग हार्ट ओपन करता है। एक जोर से चीख के साथ सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन एक्टिवेट कर देता है। बैंग की आवाज के साथ हाइमू चिंग्या का पंच उस बैरियर से टकराता है और एक भयानक शॉकवेव निकलती है। वो एकदम ऑफ गार्ड पकड़ा गया और पीछे की तरफ झटके से गिरता है। लेकिन युनचे और उसके पीछे खड़ी सुलिंगर अपनी जगह ही खड़े थे। उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं हुआ। हाँ, लेकिन सीलिंग क्लाउड लॉकिंग सन प्रोटेक्टिव बैरियर एक ही पंच में तोड़ दिया गया था। हाइमू चिंग्या शॉक में आ गया। उसने सोचा भी नहीं था कि एक जूनियर उसे पीछे धकेल देगा। गुस्से और हैरानी के मिक्स इमोशन में वो एक बार फिर से पूरी प्रोफाउंड एनर्जी इकट्ठा करता है और युनचे की तरफ जोर से चिल्लाता है, जूनियर मर जा। लेकिन युनचे ना डरा ना पैनिक हुआ। उसने तुरंत सुलिंगर को पकड़ा और स्टार गॉड्स ब्रोकन शैडोज मूवमेंट टेक्निक का इस्तेमाल करके भागने का प्लान बनाया। उसे सिर्फ एक स्ट्राइक से बचना था। उसके बाद क्लैन के एल्डर्स और डिसाइपल्स वापस आ जाते और फिर हाइमू कुछ नहीं कर पाता। लेकिन उसी वक्त एक आइस कोल्ड विंड हवा में से गुजरती है। उस ठंडी हवा के साथ स्नोफ्लेक्स भी उड़ रहे थे। एक लंबी व्हाइट रिबन उस हवा के साथ हाइमू चिंग्या के पंच से टकराती है, बिल्कुल हल्की, जैसे एक छोटी सी लहर। बूम की आवाज के साथ जैसे ही वो व्हाइट रिबन, जो एक पंख की तरह हल्की थी, हाइमू के हाथ से टकराई, एक धमाके के साथ एक्सप्लोजन हुआ। अर्थ शैटरिंग पावर का असर इतना था कि हाइमू दर्द में जोर से चिल्लाता है। उसकी सारी उंगलियां टूट जाती हैं और उसका पूरा बॉडी हवा में दूर जा गिरता है। उसके बाद ठंडी हवा का एक और झटका आता है जो ब्लैकवुड स्ट्रॉन्ग होल्ड के सभी डिसाइपल्स को उड़ा के फेंक देता है। पूरी हवा में ब्लैक फिगर्स छा जाते हैं, जैसे घने टिड्डे, और सबकी चीखें गूंज उठती हैं। ये अचानक हुआ सीन देखकर पूरा एरिया स्टंड हो गया। जो लोग फाइट कर रहे थे वो भी तुरंत रुक गए। और तब एक व्हाइट फिगर जो आइसी स्पिरिट्स के बीच फ्लॉट कर रही थी, धीरे से युनचे के सामने उतर आती है। अरे रुको, कहां जा रहे हो? अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस नोबेल को ऐसे ही एक्सप्लेन करता रहूं, तो फिर वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को OL पर सेट कर लेना, जिससे जैसे ही मैं आगे के एपिसोड अपलोड करूं, आप तक पहले नोटिफिकेशन आए और आप पहले वीडियोस को देख पाए।